तो प्यारे बच्चे लोग, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हिंदी मीडियम की इस धमाकेदार सेशन में। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन के माध्यम से हम लोगों ने अध्ययन किया था कक्षा 11वीं के अध्याय 1 लेखांकन एक परिचय में भाग 1 में। ठीक है प्यारे बच्चों, आज पार्ट 2 की बारी है। ठीक है, पहले सेशन के माध्यम से प्यारे बच्चों हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स क्लियर किए हुए थे और ठीक उसी प्रकार आज भी हम क्या करने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स इस सेशन के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। क्या क्या कौन कौन से वो टॉपिक थे जिसको हमने पिछले सेशन के माध्यम से क्लियर किए थे, जरा बताना तो प्यारे बच्चों। किसी को याद भी है? नहीं सर, कहाँ याद रहेगा सर। ठीक है, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि पिछली सेशन के माध्यम से हम लोगों ने कौन कौन सी टॉपिक्स क्लियर करे थे। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने देखा था कि आखिर लेखांकन है क्या। ठीक है, जिस लेखांकन के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, उसके बाद अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा सर्टिफाइड या परिभाषित परिभाषा के बारे में हमने जाना था कि भैया अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स क्या कहता है लेखांकन के बारे में। ठीक है, उसके तत्पश्चात हमने देखा था प्यारे बच्चों कि भैया लेखांकन की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी थी। ठीक है, और क्या देखा था नेक्स्ट में, बताइए बताइए। नहीं पता सर, तो मैं ही बता देता हूँ चलिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि भैया भारत में लेखांकन का प्रचलन कब से हुआ था। तो उसमें हमने जाना था कि भारत में लेखांकन का प्रचलन 23वीं शताब्दी में कौटिल्य के जमाने से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट में हमने पढ़ा था बच्चों कि आखिर लेखांकन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से वो प्रकार होते हैं, चलो बताइए तो। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन में कौन से चीजें लिखी जाती हैं, जो वित्तीय प्रकृति के सौदे होते हैं, केवल उसी का लेखांकन वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत किया जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने देखा था प्रबंध लेखांकन। ठीक है, प्रबंध की आवश्यकताओं के लिए यदि कोई आवश्यक सूचनाएं प्रदान करे तब हम उसको क्या कहते थे, प्रबंध लेखांकन कहते थे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट में हमने देखा था लागत लेखांकन। भैया ये वित्तीय लेखांकन पद्धति की ही एक सहायक पद्धति है। ठीक है, जिसमें क्या होता था, किसी भी वस्तु या सेवा की मूल्यों का सही अनुमान लगाया जाता था, या किसी भी वस्तु या सेवा की मूल्यों पर क्या किया जाता था, मूल्यों की लागत पर क्या किया जाता था, नियंत्रण स्थापित किया जाता था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए इस सेशन के माध्यम से भी हम लोग कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, ताकि जो हमारा लेखा शास्त्र का बेस है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए चलते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक की ओर। सबसे पहला है भैया, हम देखने वाले हैं लेखांकन में लेखांकन के उद्देश्य, कि आखिर लेखांकन के कौन कौन से वो उद्देश्य हैं जिसका पालन हमको करना होता है लेखा शास्त्र में प्यारे बच्चों। ठीक है, अकाउंटिंग करते हुए हम लोगों को इन उद्देश्यों को क्या करना पड़ता है, अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, अपने कहाँ पास, व्यापारों में। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्या कह रहा है, व्यवहारों का स्थायी रूप से लेखा रखना। प्यारे बच्चों, लेखांकन का जो सर्वप्रथम उद्देश्य हो जाता है कि सभी व्यापारिक लेन देनों का, ठीक है, जितने भी आपके व्यापार में लेन देन होंगे, ठीक है, उनका क्या करोगे, पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से क्या करोगे, लेखा करके रखोगे। ठीक है, यदि प्यारे बच्चों आपने क्या किया, सुव्यवस्थित रूप से लेखा रखे हैं, लेखा रखे हैं, तो क्या होता है, सुव्यवस्थित रूप से लेखा करने से भूल की संभावना नहीं रहती है प्यारे बच्चों। ठीक है, किसकी संभावना नहीं रहती है सर, भूल की संभावना नहीं रहती है। जिससे आप क्या करते हो, जब भी लाभ हानि खाता बनाते हो, व्यापार बनाते हो, आय विवरण बनाते हो, चिट्ठा बनाते हो, तो उस समय जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, शुद्ध प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा कौन सा टॉपिक है भाई। दूसरा बिंदु क्या कहता है, ये पहले को हमने देख लिए, अब ये दूसरे की बारी आ गई, शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण करना। ठीक है प्यारे बच्चों, लेखांकन का जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है कि एक निश्चित समय अवधि के तत्पश्चात व्यापारों का क्या किया जाता है, लाभ हानि ज्ञात किया जाता है। अब निश्चित समय कौन से हुए सर, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं, यहाँ पास हम लेते हैं 1 अप्रैल 2025 को। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2025 है। अब इसका वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसके वर्ष की समाप्ति कब होगी प्यारे बच्चों, 31 मार्च 2026 में। ठीक है, तो अगर
हम कहें कि भैया लेखांकन में क्या करें, एक निश्चित समय अवधि का लाभ हानि ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक निश्चित समय अवधि लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ एक वित्तीय वर्ष का लिया, मैंने क्या किया, 1 अप्रैल 2025 से, चूंकि प्यारे बच्चों 1 अप्रैल एक ऐसा डेट है जिसी दिनांक से क्या होता है, हमारे वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। ठीक है, और वित्तीय वर्ष की समाप्ति कब होती है, 31 मार्च को सर। ठीक है, तो यहाँ पास 1 अप्रैल 2025 को जब वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई तो उसकी समाप्ति कब होगी सर, 31 मार्च 2026 को। ठीक है, तो यहाँ तक हम क्या करेंगे भैया, एक साल का हम क्या करेंगे, एक निश्चित समय अवधि तैयार करेंगे और उसी निश्चित समय अवधि के मद्देनजर हम क्या करने वाले हैं, लाभ हानि की गणना करने वाले हैं, लाभ हानि ज्ञात करने वाले हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। लाभ हानि ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि व्यापारी के द्वारा, जो भी व्यापार के व्यापारी होंगे, व्यापार का संचालन करने वाले स्वामी होंगे, उनके द्वारा क्या किया जाता है, व्यापार का लाभ हानि खाता, आय विवरण, ये सारी चीजें तैयार की जाती हैं ताकि उनको क्या हो, एक निश्चित समय अवधि की लाभ हानि के बारे में पता चल सके। किनको पता करना है भाई, व्यापार के व्यापारियों को। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों नेक्स्ट बिंदु क्या कहता है भैया, कि व्यापार की आर्थिक स्थिति से अवगत करवाना। ठीक है, व्यापार की जो भी आर्थिक स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, उससे अवगत कराने का कार्य भी या अवगत करवाने का उद्देश्य भी किसका है प्यारे बच्चों, लेखांकन का। ठीक है, तो आइए देखते हैं, लेखांकन का एक उद्देश्य ये भी हो जाता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति के संबंध में क्या करे, वो जानकारी प्राप्त करे सर। क्या करे, जानकारी प्राप्त करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थिति विवरण तैयार किया जाता है, जिनको ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा कहते हैं प्यारे बच्चों। अब सर आप बोल रहे हो लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, आय विवरण, स्थिति विवरण, व्यापार खाता, ये तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। प्यारे बच्चों टेंशन ना लो, आगे के पाठ में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, आगे के अध्यायों में मैं आप लोगों को इनके बारे में समझाने वाला हूँ। ठीक है, आगे के अध्यायों में बेटा हमको इसी तरीके से क्या करने हैं, स्थिति विवरण बनाने हैं, आर्थिक चिट्ठा बनाने हैं। पहले तो इनके प्रारूपों को आपको अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद इसको आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बिंदु क्या कहता है, आर्थिक निर्णयों के लिए सूचना प्रदान करना। कि भैया लेखांकन का एक उद्देश्य क्या हो जाता है कि जितने भी वृत्तीय प्रकृति वाली सूचनाएं होती हैं, किस प्रकृति वाली, वृत्तीय प्रकृति वाली सूचनाएं, उनको प्रदान करने का कार्य भी या उद्देश्य भी किसका है, लेखांकन का है। जिससे क्या होता है कि जो भी व्यापार के प्रबंधक होते हैं उनको निर्णय लेने में प्यारे बच्चों क्या होती है, सुविधा होती है। साथ ही सही निर्णय भी क्या किए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है, वैकल्पिक उपाय किनके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, लेखाकारों के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट बिंदु में देखते हैं कि नेक्स्ट बिंदु क्या कहता है, व्यापार में हित रखने वाले पक्ष। प्यारे बच्चों कोई भी व्यापार हो, ठीक है, उसमें कुछ हित रखने वाले पक्ष भी होते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इस बिंदु के माध्यम से कि कौन कौन से वो पक्ष होते हैं जो व्यापार का हित चाहने वाले होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, व्यवसाय में कई पक्षों के हित होते हैं। जैसे व्यापार का स्वामी, व्यापार का मालिक क्या चाहेगा, अपने व्यापार का हित ही चाहेगा प्यारे बच्चों, की वो चाहेगा कि मेरा जो व्यापार है वो भैया बुलंदियों तक जाए, है ना, ऐसा ही चाहेगा। नेक्स्ट होता है कर्मचारी वर्ग। कर्मचारी वर्ग कौन हो गया भाई, जो लोग उस कार्य कंपनी में, जो लोग उस व्यापार में कार्यरत हैं, उन्हीं लोगों को हम क्या कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं। तो कर्मचारी वर्ग भी क्या करता है प्यारे बच्चों, उस व्यापार का क्या चाहता है, हित चाहने वाले होते हैं। प्रबंधक ये भी एक प्रकार से कर्मचारी हैं। लेनदार, व्यापार को ऋण देने वाले को हम लेनदार कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई ऑन द स्पॉट। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, 10,000 रुपए ऑन द स्पॉट चाहिए, क्योंकि मेरे को इमरजेंसी है, 10,000 रुपए कौन देगा भैया, मेरे को ब्याज में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास मैंने क्या किया, किसी एक व्यक्ति से कर्जा ले लिया, तो उस व्यक्ति को मैं अपने
मद्देनजर एक व्यापार के दृष्टिकोण से देखूं तो व्यापार के दृष्टिकोण से वो मेरा क्या हुआ, लेनदार हुआ, क्योंकि उनको मेरे को क्या करने हैं, पैसे वापस करने हैं भविष्य में, तो वो मेरे क्या हुए, लेनदार हुए, मेरे कर्जदार हुए, मतलब मैं उनका कर्जदार हुआ। ठीक है, वो मेरे को कर्जा देने वाले व्यक्ति हुए। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों विनियोजक। तो विनियोजक कौन होते हैं? तो प्यारे बच्चों विनियोजक वो होते हैं जो आपके व्यापार में अपना पैसा निवेश करे, उसको हम क्या कहते हैं, विनियोजक कहते हैं। किसको विनियोजक कहेंगे? आपके व्यापार में जो पैसे निवेश करे उनको हम क्या कहते हैं, विनियोजक कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को जो भी आवश्यक सूचनाएं होती हैं प्यारे बच्चों, उनको उपलब्ध कराने का उद्देश्य भी किसका है, लेखांकन का ही है। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, क्या सर आप तो फराटेदार पढ़ाते रहते हो, हमको समझ में भी तो आए। प्यारे बच्चों इसको अगर आपने समझ लिए तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा, मैं बता दूं। ठीक है, जैसा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ाते चले जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिए ना। ठीक है, एक दिन देखिएगा आप अकाउंट में झंडा गाड़ दोगे भाई। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु क्या कहता है कि कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। तो प्यारे बच्चों लेखांकन का एक उद्देश्य ये भी हो जाता है कि जो भी कानूनी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति वो करें। यहाँ पास बोला भी गया कि लेखांकन का एक उद्देश्य क्या है, विभिन्न प्रकार के, मतलब अनेकों प्रकार के क्या होते हैं, वैधानिक आवश्यकताएं होती हैं, कानूनी आवश्यकताएं होती हैं प्यारे बच्चों, उसकी पूर्ति भी कौन करता है, ये लेखांकन। ठीक है, अब यहाँ पास बोला गया कि लेखांकन क्या करता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के लिए क्या करता है प्यारे बच्चों, रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे अच्छा आधार प्रस्तुत करने का कार्य करता है। कौन करता है, लेखांकन करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों लेखांकन की विशेषताएं। प्यारे बच्चों लेखांकन की परिभाषाओं के आधार पर क्या किया गया, लेखांकन की कुछ विशेषताएं निकाली गई, चुनिंदा विशेषताएं निकाली गई। ठीक है, जिनको आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं आप लोगों को, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई भी रट्टा मारने का प्रयास नहीं करेंगे किसी भी एग्जाम में। मैं आपको बता दूं, आप चीजों को बस समझते चली जाइए, आप अकाउंट में झंडा गाड़ने वाले हो फिर, ये मेरी 100% गारंटी है, मैं बारंबार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेखांकन की कुछ विशेषताओं के बारे में। सबसे पहला बिंदु क्या कहता है भाई, लेखांकन व्यावसायिक सौदों को लिखने और वर्गीकृत करने की एक कला है। प्यारे बच्चों लेखांकन को क्या कहा गया कि व्यापार में जितने भी व्यापारिक सौदे होते हैं, लेन देन होते हैं, उनको लिखने और वर्गीकृत करने की क्या बोला गया है, कला है, बताया गया है। ठीक है, ये लेखांकन का सर्वप्रथम विशेषता है प्यारे बच्चों, कि भैया लेखांकन में जितने भी व्यापारिक लेन देन होते हैं उनको लेखांकन में क्या किया जाता है, लिखा जाता है और वर्गीकृत किया जाता है, और ये क्या है, कला है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, ये लेन देन जो भी आपके सौदे होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आंशिक, पूर्ण या तो फिर आंशिक रूप से किस प्रकृति के होते हैं, वृत्तीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं प्यारे बच्चों, वृत्तीय प्रकृति के होते हैं। सर कौन सा होता है तेजस, वृत्तीय प्रकृति के होता है बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट है यहाँ पास बोला गया प्यारे बच्चों कि यह सौदे जो होते हैं मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। किस रूप में व्यक्त किए जाते हैं, मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। किसको, सौदे को, जो भी आप व्यापार में लेन देन करते हो उसको मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है प्यारे बच्चों लेखांकन में। क्लियर है। नेक्स्ट बोला गया कि भैया यह सारांश लिखने, विश्लेषण करने और निर्वचन करने की क्या है, एक कला है। जो प्यारे बच्चों लेखांकन बता रहा हूं ना, वो सारांश लिखने के लिए, विश्लेषण करने के लिए और निर्वचन करने की क्या है, एक कला है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपके जो भी व्यापार हैं उसमें लेखांकन का जब कार्य करते हो तो उसको बोला गया भैया कि सारांश लिखने, विश्लेषण करने, निर्वचन करने की एक कला है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बिंदु क्या कहता है कि भैया विश्लेषण एवं
विश्लेषण एवं क्या किया गया, निर्वचन की सूचना हमको किन व्यक्तियों को दी जानी चाहिए, उन व्यक्तियों को दी जानी चाहिए जिन्हें इनके आधार पर क्या करने हैं, निष्कर्ष या तो फिर परिणाम निकालने हैं या क्या करने होते हैं, निर्णय लेने होते हैं। जैसे कि व्यापार के प्रबंधक, ठीक है, व्यापार के प्रबंधकों को ही बेटा क्या किया जाता है कि विश्लेषण करना होता है लेखांकन का, निर्वचन करना होता है लेखांकन का। इनकी सूचना हमको उन व्यक्तियों को दी जानी चाहिए, मतलब प्रबंधकों को दी जानी चाहिए, ताकि वो क्या करे, उस लेखांकन के आधार पर क्या कर सके बेटा, सही सही परिणाम निकाल सके और सही सही वो क्या कर सके, व्यापार के दृष्टिकोण से सही निर्णय ले सके। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है लेखांकन कला अथवा विज्ञान। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, व्यापार में जो अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है, उसमें दो तरीके के होते हैं। यहाँ पास बोला गया कि लेखांकन कला अथवा विज्ञान, दो रूपों में उसको परिभाषित किया गया कि लेखांकन कला है कि विज्ञान है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले कला के रूप में देखते हैं, फिर विज्ञान के रूप में देखेंगे, फिर हम उसको दोनों तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आखिर लेखांकन कला अथवा विज्ञान क्या है। देखें तो पहले कला के रूप में देख लेते हैं भैया। लेखांकन में प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, हिसाब किताब की जो भी पुस्तकें होती हैं, यहाँ पास बोला गया ना कि लेखांकन में हिसाब किताब की पुस्तकें क्या रखी जाती हैं भैया, आवश्यकता के अनुरूप रखी जाती हैं। जिससे क्या होता है, इन पुस्तकों में जितने भी लेन देन होते हैं वो उचित रीति से प्रविष्ट किए जाते हैं, मतलब लिखे जाते हैं। जिससे क्या होता है प्यारे बच्चों, लिखी हुई जो भी लेखे होंगे वो स्वच्छ व स्पष्ट होंगे। इस प्रकार से लेखांकन को क्या कहा गया है, एक कला कहा गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पास बोला गया कि लेखांकन में जितने भी हिसाब किताब की पुस्तकें होती हैं वो आवश्यकता के अनुरूप रखी जाती हैं, तथा इन पुस्तकों में जितने भी लेन देन होते हैं उनको किस रीति से लिखा जाता है, उचित रीति से लिखा जाता है। ठीक है, उचित रीति से प्रविष्ट किया जाता है। जिससे क्या होता है, लिखे हुए लेखे जो है वो स्पष्ट होते हैं, जिसको हम साधारण व्यक्ति भी समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग तो समझेंगे ही समझेंगे अकाउंट वाले, और जो अकाउंट के बच्चे भी नहीं हैं, ठीक है, जो सामान्य व्यक्ति हैं वो भी उस लिखे हुए लेखे को देख करके समझ सकते हैं कि हाँ भैया इन इन चीज़ों के लिए सौदा किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब विज्ञान के रूप में देख लेते हैं कि आखिर लेखांकन को विज्ञान के रूप में किस तरीके से परिभाषित किया गया है। ठीक है, लेखांकन में प्यारे बच्चों वृत्तीय प्रकृति के व्यवहार होते हैं। किस प्रकृति के व्यवहार होते हैं, वृत्तीय व्यवहार होते हैं, जिसका लेखांकन क्या किया जाता है, निश्चित पुस्तकों में। ठीक है, जितने भी वृत्तीय व्यवहार होते हैं उनको निश्चित पुस्तकों में क्या किया जाता है, निश्चित नियमों और शर्तों के आधार पर लिखा जाता है। यहाँ पास बोला भी गया कि निश्चित नियमों और निश्चित पुस्तकों के आधार पर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। फलतः इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो भी निष्कर्ष प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों वो विश्वसनीय होते हैं, मतलब विश्वास करने योग्य होते हैं। किस योग्य होते हैं सर, विश्वास करने योग्य होते हैं सर। ठीक है, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं। इस दृष्टि से अगर देखें प्यारे बच्चों तो लेखांकन क्या है, एक विज्ञान है। लेखांकन क्या है सर, एक विज्ञान है। ठीक है, हमने दोनों तरीके से देख लिए बेटा कि लेखांकन कला के रूप में किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है और लेखांकन को विज्ञान के रूप में किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं अब हम लेखांकन को कला और विज्ञान दोनों के रूप में किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पास बोला गया प्यारे बच्चों कि अतः हम कह सकते हैं कि लेखांकन में क्या किया जाता है, व्यापार में होने वाले जितने भी व्यापारिक लेन देन होते हैं उनका लेखा उचित रीति से किया जाता है, उचित रीति से किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है बच्चों। वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति क्या होती है, संभव होती है। इसीलिए कहा जा सकता है भैया कि लेखांकन कला और विज्ञान दोनों हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पास बोला गया कि भैया लेखांकन में जो भी व्यापारिक लेन देन होते हैं, ठीक है, उनका लेखा क्या किया जाता है, उचित रीति से लिखा जाता है। उनका लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, उचित रीति से किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वांछित उद्देश्यों की क्या होती है, प्राप्ति होती है।
ठीक है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों की लेखांकन को कला और विज्ञान दोनों कह सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया, बही खाता। तो प्यारे बच्चों, बही खाता का एक और नाम है पुस्तपालन। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, बुक कीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं सर, बुक कीपिंग कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं कि बही खाता आखिर है क्या। तो बता दूं प्यारे बच्चों आप लोगों को कि पहले जमाने में होता क्या था, या प्रारंभ में होता क्या था कि बही खाते को ना लेखांकन का ही भाग माना जाता था, या लेखांकन के अर्थ में ही प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, यहाँ पास बोला भी गया कि प्रारंभ में बही खाता और लेखांकन एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते थे, किंतु अब दोनों को क्या किया जाता है, अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। वास्तव में प्यारे बच्चों, लेखांकन क्या है, एक व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द है। लेखांकन क्या है प्यारे बच्चों, एक व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द है, जिसके अंतर्गत कौन निहित है, बही खाता निहित है सर। कौन निहित है, कौन समाहित है, बही खाता निहित है या फिर समाहित है प्यारे बच्चों। एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रारंभ में क्या होता था, बही खाते को और लेखांकन को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता था, परंतु यहाँ पास बोला गया कि भैया वास्तव में जो वास्तविकता है उसमें लेखांकन क्या है, एक व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, बही खाता निहित होता है प्यारे बच्चों। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आइए आगे की ओर चलते हैं। आगे कौन सा टॉपिक है सर, बही खाता और लेखांकन में संबंध। जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को कि बही खाता किसके अंतर्गत निहित है, कि भैया लेखांकन में समाहित है। तो आइए आखिर देखते हैं बही खाता और लेखांकन में कौन कौन से संबंध है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बही खाता और लेखांकन, बही खाता क्या है, लेखांकन का ही एक भाग है। बही खाता क्या है, लेखांकन का ही एक भाग है, वो उससे अलग नहीं है प्यारे बच्चों। किससे अलग नहीं है सर, लेखांकन से अलग नहीं है। यहाँ पास बोला भी गया कि अतः ये एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है, जो बही खाता और लेखांकन है वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते प्यारे बच्चों। ठीक है, और बोला गया कि वित्तीय सौदों को, जो भी वित्तीय सौदे होंगे व्यापार में, उसको लिखने हेतु उपर्युक्त पुस्तकें रखी जाती हैं, और इन पुस्तकों में निश्चित रीति से सौदों को क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, लिखा जाता है, लेखा किया जाता है। और ये कार्य किसका माना जाता है प्यारे बच्चों, बही खाते का कार्य माना जाता है। किसका कार्य माना जाता है सर, बही खाते का कार्य माना जाता है। यहाँ पास बोला गया कि बही खाता और लेखांकन, सॉरी, बही खाता जो है लेखांकन का ही एक भाग है, अतः ये एक दूसरे से अलग नहीं है। क्या बोला गया भैया, और उसके बाद कि वित्तीय सौदे को लिखने के लिए क्या किया जाता है, उपर्युक्त पुस्तकें रखी जाती हैं, और इन्हीं पुस्तकों में निश्चित रीति से क्या किया जाता है, व्यापार में जितने भी व्यापारिक सौदे होते हैं उनको लिखा जाता है प्यारे बच्चों। और ये जो कार्य होता है वो किसका कार्य होता है, बही खाते का कार्य होता है। किसका कार्य होता है सर, बही खाते का कार्य होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि बही खाते के द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाती हैं, ठीक है, यहाँ बोला गया ना कि बही खाते के द्वारा दी गई सूचनाओं का विधिवत वर्गीकरण करना, तलपट तैयार करना और अंतिम खाते बनाना किसका कार्य है प्यारे बच्चों, लेखांकन का कार्य है। ठीक है, यहाँ पास बताया गया कि जो बही खाते का कार्य है जहाँ समाप्त हो गया, तो बही खाते के द्वारा जो भी सूचनाएं हैं वो प्रदत्त की गई किसको प्यारे बच्चों, लेखांकन को। और लेखांकन ने उन सूचनाओं को मिलने के तत्पश्चात क्या किया, उसको विधिवत तरीके से वर्गीकरण किया, निष्कर्ष निकाला, और उसके परिणाम स्वरूप क्या कर दिया, तलपट तैयार कर दिए, अंतिम खाते तैयार कर दिए। ठीक है, और ये जो कार्य होते हैं वो किसका कार्य माना जाता है, लेखांकन का कार्य माना जाता है प्यारे बच्चों। अतः हम यह कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि बही खाते का जो कार्य है, किसका कार्य सर, बही खाते का जो कार्य है जहां पर समाप्त होता है वहां से किसका कार्य प्रारंभ होता है सर, लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जहां बही खाते का कार्य समाप्त होगा वहां से किसका कार्य प्रारंभ होगा, लेखांकन का कार्य प्रारंभ होगा।
ठीक है, क्योंकि जो बही खाता है वो लेखांकन के अंतर्गत समाहित है। ठीक है, तो बही खाते का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहां से लेखांकन का कार्य शुरू होता है। यहाँ पास बोला भी गया कि भैया इस तरह से बही खाते के बिना लेखांकन संभव नहीं है। किसके बिना? बही खाते के बिना लेखांकन संभव नहीं है। और भैया लेखांकन के बिना बही खाते का उपयोग ही नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने क्या समझा कि भैया अगर बही खाते जो हैं उसका संबंध लेखांकन से नहीं होता, तो यहाँ पास बोला भी गया ना कि आपको कि इस तरीके से बही खाते जो होते हैं, बही खाते के बिना किसका संभव नहीं है? लेखांकन संभव नहीं है। बही खाते के बिना क्या संभव नहीं है? लेखांकन संभव नहीं है। तो क्या लेखांकन के बिना बही खाते का उपयोग हो जाएगा? नहीं। अगर लेखांकन ही नहीं रहेगा तो बही खाते का उपयोग किस में करेंगे? और बही खाता नहीं रहेगा तो हमें सूचनाएं कौन देगा जिससे हम लेखांकन का कार्य प्रारंभ करें बेटा? ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के हमारे इस सेशन में बस इतना ही। प्यारे बच्चों, जो अभी के हमारे 2 सेशन आप लोगों ने हमारे साथ अध्ययन किए, उसमें अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, हमारा ये सेशन पसंद आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ इस सेशन को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें।